गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय प्रताप सिंह, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय, सुनाव जिला प्रतापगढ़ महाविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण कक्ष में आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, कोविड-19 की इस महामारी या संकट काल में महामारी का संकट काल चल रहा है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने घर पर रहकर, अपने अपने घरों पर रहकर लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करते होंगे और स्वस्थ होंगे। इसके साथ ही हमारा महाविद्यालय परिवार आप सबके स्वस्थ होने की पूर्ण कामना करता है। इसी क्रम में महाविद्यालय द्वारा आयोजित लाइव शिक्षण कक्ष में मैं आज सामाजिक अध्ययन द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाओं को प्रारंभ कर रहा हूं। इसके पूर्व हम प्रथम सेमेस्टर में पढ़े गए कुछ पूर्व के खंडों का पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जिससे कि हमारे अध्ययन के दौरान कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। जैसा कि प्रथम सेमेस्टर के प्रारंभ में बताया गया था कि भारतीय इतिहास को 3 मोटे मोटे कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम मानव के विकास से लेके 7वीं शताब्दी के अंत तक के इतिहास को सम्मिलित करते हैं। यानी कि मानव ने जब मानव बनने की प्रक्रिया को आरंभ किया, यानी नर मानव से मानव बनने की जब प्रक्रिया आरंभ की, तब से लेकर 7वीं शताब्दी या राजपूत काल की उत्पत्ति तक के इतिहास को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय है मध्यकालीन इतिहास। इसके अंतर्गत राजपूत काल की उत्पत्ति से लेकर 1857 की क्रांति तक के इतिहास को सम्मिलित किया जाता है। इसी में तुर्कों के आक्रमण या मुगलों के आक्रमण या मुस्लिम सत्ता की स्थापना के इतिहास को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी इतिहास के अंतर्गत भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन या और भी बहुत सारे तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम 1757 की क्रांति से लेकर आज तक के इतिहास को सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी सत्ता की स्थापना, मुगल साम्राज्य का पतन, भारतीय 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो यह आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद के इतिहास को सम्मिलित करते हैं। इतिहास क्या है? जैसा कि प्रथम सेमेस्टर के पहले ही अध्याय बताया गया था, इतिहास में पूर्व में घटित घटनाओं का अध्ययन होता है। जो घटनाएं घट चुकी हैं या अगला ही पल, जो इस पिछले पल को अगले ही पल में परिवर्तित कर देता है, उसे इतिहास कहते हैं। उसी के अंतर्गत सब कुछ सम्मिलित होता है। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत आज तक के या कल तक के इतिहास को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद हम इस और बेहतर तरीके से इसे समझने के लिए और बेहतर विभाजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास को समझते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम इतिहास को प्रारंभ से समझते हैं। इसके अंतर्गत 3 खंड आते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है, या आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, या ऐतिहासिक काल क्या है? इन तीनों को समझने के उपरांत ही हम इतिहास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? प्रागैतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूरी मानव सभ्यता का लगभग 98% समय सम्मिलित है। जब मानव का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, बंदर से मानव बनने की प्रक्रिया हुई, उसे नग्न अवस्था से कपड़े पहनने की अवस्था या खाना बदोश अवस्था से अस्थायी निवास की अवस्था, कंद फल फूल खाने की अवस्था से अस्थायी कृषि की अवस्था की सब कुछ सम्मिलित है। लेकिन इस काल में एक चीज और रही, इस काल में मानव ने न तो लिखना सीखा, ना ही किसी संस्कृति का विकास सीखा, ना ही किसी सभ्यता को विकसित कर पाए। इसके किसी भी सभ्यता को विकसित नहीं कर पाए। चूंकि इस काल में भाषा का विकास नहीं हुआ था, लेखन कला का भी विकास नहीं हुआ था और सभ्यता के विकास भी नाम मात्र का हुआ था। अतः इस काल के कोई भी ऐतिहासिक या लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। इस काल के विषय में जो कुछ भी हमें ज्ञात होता है, इस काल के विषय में जो कुछ भी हमें ज्ञात होता है वह उनके द्वारा उपयोग में लाए गए पाषाण हथियारों के द्वारा या पाषाण उपकरणों के द्वारा ही ज्ञात होता है। पाषाण उपकरण क्या है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। पाषाण उपकरण उस समय के मानवों द्वारा अपने शिकार करने, अपनी रक्षा करने या किसी कार्यों को संपादित करने के लिए पत्थरों के टुकड़ों को अलग अलग करके बनाए गए औजारों को पाषाण उपकरण कहते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों को उन्होंने धारदार बनाया, चाकू, कराली या इस तरीके के हथियारों को विकसित किया। इस हथियारों को विकसित इन्हीं हथियारों के द्वारा ही हम इनके इतिहास को समझ सकते हैं। जैसे जैसे हथियार उत्तरोत्तर बेहतर होते गए, वैसे वैसे हम मानव सभ्यता को भी विकसित या अपनी विकास की अवस्था आगे बढ़ती गई। क्योंकि शुरू के खंडों में जो हथियार हमें मिले वो बेडौल अनगढ़ थे, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया या उनकी समझ बढ़ती गई, उसी के साथ उन्होंने हथियार बनाना भी सीख लिया। पूर्व पाषाण काल में उन्होंने बड़े छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को हथियार के रूप में प्रयोग किया, लेकिन मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल में उन्होंने पाषाण हथियारों को बनाना सीखा। इससे हमें ये मालूम होता है कि धीरे धीरे मानव अपनी बुद्धि का विकास करके सभ्यता के विकास की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन इस कालखंड में मानव ने लिखना नहीं सीखा, संस्कृति का विकास भी नहीं हुआ और भाषा के विकास न होने के किसी भी अभिलेख का कहीं भी पाया नहीं जाता है। ठीक, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका उदाहरण है पाषाण काल। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जब मानव ने अपनी सभ्यता को विकसित कर लिया। वो नगरों में रहने लगा या गांवों में रहने लगा, उसका जीवन अस्थायी हो गया। वो कृषि कार्यों को संपादित करने लगा, व्यापार को भी करने लगा और एक तरीके से अपने नगरों को संचालित करने प्रशासन की व्यवस्था भी कर ली गई। हाँ, इनके द्वारा लेखन कला का विकास भी हो गया। और लेखन कला का विकास भी हो गया, लेकिन इनके जो भी लेख हैं वो आज तक अभी भी पढ़े नहीं जा सके हैं, या जो लेखन कला या जो भी पढ़ा भी जा सका है उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े कुछ मोहरों पे पाई गई भाव चित्रात्मक लिपियां, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई भाव चित्रात्मक लिपियां, उसके और वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता में लिखी गई बहुत सारी ऐतिहासिक तथ्यों का कहीं मिलान न होना। इसके अंदर उदाहरण के रूप में हम सम्मिलित कर सकते हैं किसको, सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल को। तीसरा आता ऐतिहासिक काल, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब इसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का भी जन्म होता है। इस काल से हमें ऐतिहासिक या लिखित रूप से बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रमाण पुरातात्विक स्रोतों से भी हो जाता है, या जो भी पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं उनके साक्ष्य या उनको ऐतिहासिक तथ्यों से भी सम्मिलित या प्रमाणित किया जा सकता है। तो ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसमें पुरातात्विक और ऐतिहासिक लिखित दोनों तथ्यों के सम्मिलन एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रमाणित करते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, एक बार हम फिर से दोबारा
कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जब मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। जैसे आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया, खाना बदोश से अस्थायी जीवन की प्रक्रिया, अस्थायी और कहते हैं नदियों किनारे से एक अस्थायी बस्ती का निर्माण। लेकिन इस कालखंड को समझने के लिए हमें उनके द्वारा छोड़े गए केवल पाषाण हथियारों या पाषाण उपकरणों के द्वारा ही ज्ञात होता है। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री या पुरातात्विक सामग्री या किसी भी प्रकार के भवन स्मारक अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाषाण काल। दूसरा आता आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, किंतु परिस्थितिवश जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका या जिनको पढ़ा भी गया है उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम सम्मिलित कर सकते हैं। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईस्वी से जब हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत मिलने लगते हैं। किसी भी लिखित साक्ष्य की पुष्टि पुरातात्विक स्रोत से हो जाती है या किसी भी पुरातात्विक स्रोत की पुष्टि ऐतिहासिक लिखित साक्ष्यों से हो जाती है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास महात्मा बुद्ध का भी जन्म होता है। उनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी समय महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार होता है। इसी समय बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। इसी समय चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही मानव ने अस्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया, तो इसी समय धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास होता है। जो पहले गांव थे वो धीरे धीरे नगरों में तब्दील होते हैं और नगर जनपदों में तब्दील होते हैं। इसी समय लगभग पूरे भारत में 16 महाजनपदों का भी विकास होता है। 16 महाजनपदों के विकास से धीरे धीरे राज्य तंत्रिक व्यवस्था का विकसित होता है। इन 16 महाजनपदों में से 1-2 गणतंत्री व्यवस्था के भी जनपद थे, बाकी राजतंत्री व्यवस्था के जनपद थे। अब इन्हीं जनपदों में से कुछ जनपद अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण तीव्र रूप से विकसित हुए बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना उन्होंने की। उनमें से एक प्रमुख होता है मगध साम्राज्य की स्थापना या मगध साम्राज्य आधुनिक पटना या पटना के आसपास स्थित है। चूंकि इस मगध साम्राज्य की स्थिति इतनी बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पे कृषि कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से संपन्न किया जा सकता था। कृषि कार्य बेहतर इसलिए हुए क्योंकि 10वीं शताब्दी के आसपास अतरंजी खेड़ा के आसपास लोहे के प्रयोग के हमें साक्ष्य मिलते हैं। 10वीं शताब्दी में अतरंजी खेड़ा के पास लोहे की सामग्रियों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। मगध के आसपास थोड़ी ही दूर पर आधुनिक झारखंड या उस समय बिहार के या मगध का हिस्सा रहे, वहां से लौह आयस्क प्राप्त होते हैं। उन लौह आयस्कों को प्रयोग करके लोहे के हथियार या कृषि उपकरण बनाए गए, जिससे उपज का अवशेष भी विकसित हुआ। उपज अवशेष विकसित होने पर जो सारे के सारे मनुष्य कृषि कार्यों में लगे हुए थे, उनको धीरे धीरे कृषि कार्यों से अलग भी किया जाता है, जिससे अलग होने के उपरांत उन्होंने बहुत से व्यापारिक गतिविधियों को संपादित किया और नए कार्यों को संपादित किया। क्योंकि इसी समय जनसंख्या भी बढ़ती जाती है और नए जनसंख्या बढ़ने के कारण या किसी कार्यों के लिए जमीन को कम पड़ने के कारण साम्राज्य विस्तार की भावना का भी एक उनके अंदर विस्तार की भावना आती है, जिससे एक साम्राज्य को विस्तारित किया जा सके। मगध अपनी स्थिति के कारण या मानव संघ के कारण या अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण किसी उपज के कारण सैन्य शक्ति या सैन्य विस्तार या राज्य विस्तार में सक्षम था। बहुत से प्रारंभिक राज्यों में उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विकसित किया और 16 महाजनपदों में अपने आसपास 16 महाजनपदों में से बहुत से छोटे छोटे जो राज्य थे उनको अपनी सैन्य शक्ति के बल पर उसने अधिग्रहित या कब्जा कर लिया और मगध एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसी क्रम में मगध में एक वंश की स्थापना होती है, नंद वंश की। लेकिन इसी के समानांतर मकदूनिया के सम्राट सिकंदर के द्वारा भारत पर 326 ईसा पूर्व के आसपास आक्रमण किया जाता है।
326 ईसा पूर्व के आसपास का आक्रमण किया जाता है। इस आक्रमण के दौरान लगभग 18 माह वो भारत में रहा और 18 माह के उपरांत भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के आगे विवश होकर भारत की साम्राज्य के बड़े बड़े राज्यों की सैन्य शक्ति को देखकर वो यहाँ से वापस लौट गया। यूं तो सिकंदर के या यूनानियों के आक्रमण का कोई भी अस्थायी प्रभाव भारतीय राज व्यवस्था पर नहीं पड़ा, किंतु सिकंदर के आक्रमण ने बहुत से सांस्कृतिक और सैन्य कमियों को उजागर किया। बहुत सारी कलाकृतियों या कला के इसी के कारण सिकंदर के आक्रमण के कारण ही नए कला संस्कृति के विकास के भी द्वार खुले और हमने नए नए संस्कृतियों नए नए कलाकृतियों के विषय में भी सोचना प्रारंभ किया। अब आते हैं मगध साम्राज्य पर। क्योंकि मगध साम्राज्य अपने साम्राज्य में लगातार व्यस्त रहा और चूंकि सैन्य शक्तियों या सैन्य संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसी धन की आवश्यकता के कारण उसने अपने राज्य में करों का भार बढ़ा दिया, जिससे जनता त्रस्त हो गई। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर एक छोटे से राज्य के राजा ने अपने गुरु आचार्य विश्वगुप्त, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाता है, अंतिम नंद उनके शासक घनानंद को पराजित कर उसके साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की और किस सन में की? बस आज के लिए इतना ही।